हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी अपनी पाठशाला। वेलकम है आपका आपकी क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमने बिजनेस की सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और आपको बताया भी गया था उससे रिलेटेड हम केस स्टडी लेकर आएंगे। तो आज उसी टॉपिक पर केस स्टडी लेकर आए हैं। आशा है आपने वो वाली यूनिट घर पर बैठकर कंप्लीट कर ली होगी। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, वो पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि लास्ट के लेक्चर में भी हमने यही डिस्कस किया था कि केस स्टडी तभी समझ आ सकती है, तभी क्लियर हो सकती है जब उस चैप्टर के बारे में हमें नॉलेज है। अगर चैप्टर के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो हम इस केस स्टडी को समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जिन बच्चों ने अभी तक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ा, वो कृपया करके प्लीज पहले वो पढ़ें, आफ्टर दैट केस स्टडी को डिस्कस करें। जिन बच्चों ने कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टडी को हमारी वीडियो के साथ, वो अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ। तो प्लीज जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे, वो पहले वो लेक्चर देखें, तभी आपको केस स्टडी क्लियर होगी, अदरवाइज केस स्टडी क्लियर नहीं होगी। तो देखिए क्या कहता है। फर्स्ट लिखना है, डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द फ्यूल। कहता है फ्यूल के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, जिन बच्चों ने लेक्चर पढ़ रखा है, लेक्चर देख रखा है पहले वाला, उनको पता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो तो 14 है, और जो प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो कितने हैं हमारे, 4 दिए थे। किसने दिए थे? FW टेलर ने दिए थे। तो कहता है कि इनमें से ये बताओ कि कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है हमारा। फर्स्ट लिखते हैं साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट लिखते हैं फंक्शनल फॉर्मैनशिप, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, मिनिमम नॉट द रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। बताइए, सोचिए अपने दिमाग में फटाफट कौन सा हो सकता है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है। कहता है क्वेश्चन में लिख रखा है कि डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्यूल। फ्यूल के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है। कौन सा नहीं है? 2 टॉपिक थे इसके अंदर, एक तो प्रिंसिपल्स दे रखे थे और एक हमें क्या दे रखी थी, टेक्निक्स दे रखी थी। जो फॉर्मल फंक्शनल फॉर्मैनशिप थी, जो हमने डिस्कस की थी, सिर्फ एक दिन में एक यही टॉपिक डिस्कस किया था। तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप होती है वो क्या होती है, टेक्निक होती है, और जो ये बाकी के सारे हैं ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि ये जो है फंक्शनल फॉर्मैनशिप, ये क्या नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या है, टेक्निक है। क्वेश्चन उसने यही पूछ रखा था कि इनमें से कौन सी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। अब क्या, अगर सोचो क्वेश्चन को बढ़ाना चाहो तो इस तरह से बढ़ा सकते हो अपने दिमाग में। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, जब आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। अब आपके सामने 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वही उस टीचर से पढ़ के हाईएस्ट मार्क्स गेन कर रहा है, और एक स्टूडेंट उसी टीचर से पढ़ के फेल हो रहा है। तो कसूर किसका है? टीचर ने तो दोनों स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया, बराबर ही पढ़ाया, लेकिन एक बच्चे ने उसको क्या पढ़ा, डीपली पढ़ा, और एक बच्चे ने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। जैसे अब यहाँ पर बताया गया कि जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप हमारा प्रिंसिपल नहीं है, तो इस क्वेश्चन से हम 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे निकाल सकते हैं। पहले तो ये अपने दिमाग में रखो कि प्रिंसिपल्स कितने हैं साइंटिफिक के, जो फ्यूल ने दिए थे। 4 प्रिंसिपल हैं, क्लियर है? कौन कौन से? एक तो साइंटिफिक हो गया, हार्मोनी हो गया, और मिनिमम नॉट डिस्कार्ड हो गया, FW टेलर के द्वारा दिए गए थे जो। और उसके बाद कहता है कि जो टेक्निक्स थी वो हमने 8-9 डिस्कस करी। फिर कहता है और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्या होती है। इसी क्वेश्चन से आप ड्राइव कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन। फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्या होती है? फंक्शनल फॉर्मैनशिप के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक काम को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे प्लानिंग ऑफिसर डिवाइड कर दिया और प्रोडक्शन ऑफिसर में डिवाइड कर दिया। प्लानिंग ऑफिसर किसके अंदर आएगा, जैसे रूट क्लर्क वगैरह होगे, इंस्ट्रक्शंस होगी जो चेक करेगा, इस तरह का डाटा प्रिपेयर, टाइम स्टडी कर रहा है। और प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट की चेकिंग हो रही है, काम सही पर समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा, एक गैंग बॉस होएगा। इस तरह का हमने डिस्कशन किया था लास्ट की वीडियो में। तो एक क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, आप उससे रिलेटेड जो आंसर्स दे रखे हैं उसको भी डीपली पढ़ा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तभी आप एग्जाम में मार्क्स गेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल्स के अनुसार ऑफ द जनरल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड द सेफगार्ड अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ द मैनेजरियल पावर, but at the same time a manager should have to the necessary authority to carry out the responsibility. Name the principle of the management described in the given statement. क्वेश्चन में ये लिखना चाहता है कि एक काम को पूरा करने के लिए जो आपके एक मैनेजर है और जो एम्प्लॉई है, मैनेजर को जब अपने एम्प्लॉई को काम सौंप रहा है जब एक मैनेजर, तो उसको उस काम के साथ अथॉरिटी देने के साथ साथ रिस्पांसिबिलिटी भी दे जानी चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि काम को आसान बनाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है वो यहाँ पर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। क्लियर है, जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, द एम्प्लॉय शुड बी द रिवार्डेड फॉर देयर सजेशन व्हिच रिजल्ट्स इन द सब्सटेंशियल रिडक्शंस इन द कॉस्ट। कहता है कि एक एम्प्लॉय ने अपनी फर्म में रिवार्ड प्राप्त करा, किसके लिए, क्योंकि उसने सजेशन दिया था और जिसका रिजल्ट क्या निकला कि सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द कॉस्ट, कि जो उसके प्रोडक्ट्स थे उसकी कॉस्ट में क्या आ गई, रिडक्शन, मतलब कमी आ गई। एक एम्प्लॉय ने सलाह दी, मतलब एम्प्लॉय सलाह दे रहा है और जो उसका मैनेजर है उसको क्या करना है, फॉलो कर रहा है। जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसके अंदर एक प्रिंसिपल आया था क्या, कोऑर्डिनेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि कोऑपरेशन या फिर कोऑर्डिनेशन, की जो काम करना है वो क्या करना चाहिए, मिलके करना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब एकाकी नहीं होना चाहिए। सभी जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं, जब जो भी हेड है, उनके मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं हाई पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, वो लो पोस्ट पे काम कर रहा है तो मैं उसकी सलाह नहीं लूंगा। तो क्वेश्चन में यही कह रखा है कि जो हेड है, हेड ने अपने एम्प्लॉय की बात मानी, जिसका इफेक्ट क्या पड़ा कि उसकी पोस्ट में क्या आ गई, कमी आ गई। तो कह रहे कि कौन सा प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल हमने साइंटिफिक के अंदर 4 पढ़े थे, उसके अंदर एक आया था क्या कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये वाला प्रिंसिपल आया था, नोट कर लो नोटबुक पर, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब एक अकेली भावना नहीं होनी चाहिए, ये मन में सोच नहीं होनी चाहिए कि ये काम मैंने ही करना है, मुझे दूसरों की सलाह नहीं लेनी। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, तभी हम अपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ढंग से चला सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट लिखते हैं, ए मैनेजर डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमंग हिज कोऑर्डिनेट्स either according to the capability which principle। कौन सा प्रिंसिपल इसके वायलेट कर रहा है, क्या लिख रहा है, एक मैनेजर है, does not distribute the work, अपने काम को एम्प्लॉइज के अंदर नहीं बांट रहा। एक मैनेजर है वो अपने काम को एम्प्लॉइज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। कौन सा प्रिंसिपल हो सकता है, हेनरी फ्योल के द्वारा जो 14 प्रिंसिपल दिए गए थे उनमें से जो सबसे पहला था क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। अब यहाँ पर भी तो क्वेश्चन आ गए कि प्रिंसिपल्स है, कितने प्रिंसिपल थे हेनरी फ्योल के, 14 प्रिंसिपल थे। अब जब ये 14 प्रिंसिपल आए हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में सारे के सारे प्रिंसिपल ले लो कि कौन कौन से 14 प्रिंसिपल थे, उन सबके बारे में एक एक लाइन में अपने दिमाग में थ्योरी बना लो कि ये इसका आंसर हो सकता है। अब डिवीजन ऑफ वर्क का कंक्लूजन निकला कि डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि एम्प्लॉइज को वही काम सौंपा जाता है जो उसके क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, लिख लो नोटबुक पे, अ मैनेजर डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमंगस्ट द कोऑर्डिनेट्स आइदर अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, या फिर उसके काम के अकॉर्डिंग सौंप देता है। तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, मतलब जो मैनेजर है वो एम्प्लॉइज को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम सौंप रहा है, उसने एक काम को बहुत सारे भागों में बांट दिया। तो कौन सा प्रिंसिपल होगा यहाँ पर, डिवीजन ऑफ वर्क होगा। क्लियर है, लिख लो आंसर, डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर इंस्ट्रक्ट्स द सेल्समैन टू गो स्लो इन द सेलिंग द प्रोडक्ट्स।
whereas the marketing manager insisting on the fast selling to the achieve the target. कहता है एक कंपनी के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर थे और मार्केटिंग मैनेजर थे। प्रोडक्शन जो मैनेजर था वो तो अपने एम्प्लॉय को कह रहा है, मतलब अपने वर्कर्स को कह रहा है कि आप क्या करो, प्रोडक्ट्स को आराम से लेके सेलिंग क्या करो, स्लो करो। और जो मार्केटिंग मैनेजर है वो उसी एम्प्लॉय को, जिस एम्प्लॉय को प्रोडक्शन मैनेजर ने काम दे रखा था, वो उसी एम्प्लॉय को क्या कह रहा है, सेल इंक्रीज करो। मतलब एक मैनेजर तो दो हो गए, एक तो क्या होगा प्रोडक्शन मैनेजर, एक सेल्स मैनेजर, और जो एम्प्लॉय है जो वर्कर है वो एक ही है, दोनों एक ही पर्सन को काम दे रहे हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? दोबारा से प्रिंसिपल आ गया। इसीलिए अगर पहले वाले क्वेश्चन में 14 प्रिंसिपल आपको फटाफट रिवाइज थे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि जब दो पर्सन एक को काम दे रहे हैं, किसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये यूनिटी ऑफ कमांड को। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक टाइम में एक एम्प्लॉय के द्वारा एक ही वर्कर को क्या दिया जाना चाहिए, काम दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इसको ये नहीं समझ आएगी कि ये इसको फॉलो करे या इसको फॉलो करे, तो इस मतलब दोनों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए एक टाइम में एक हेड के द्वारा एक ही एम्प्लॉय को क्या दिया जाना चाहिए, काम दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लो, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। लास्ट टाइम केस स्टडी से रिलेटेड एक डाउट आया था बच्चों का कि सर को स्क्रीन पर शो कर दिया करो। हाँ बच्चे, साथ के साथ शो कर देंगे अब आपको, ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है बोर्ड दूर हो जाता है तो दिखता नहीं है साफ, तो अब आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस, डोंट वरी। फर्स्ट का आंसर लिख लो, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। नेक्स्ट का अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। नेक्स्ट का द एम्प्लॉय शुड बी द रिवार्डेड। कोऑर्डिनेशन या फिर कोऑपरेशन, नॉट अ इंक्रीजिज्म। नेक्स्ट का लिख लो यूनिटी ऑफ, नेक्स्ट का डिवीजन ऑफ वर्क, और नेक्स्ट का यूनिटी ऑफ कमांड लिख लो। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, देख ये नोट कर लेना। तो देखो बच्चों, आगे एक दो क्वेश्चन लेके आए हैं और कुछ की पॉइंट्स लेके आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखता है, द मैनेजर ऑफ अ कंपनी ऑलवेज अंडरमाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ newly appointed worker who belongs to reserved category. What type of the value does he ignore? State any two. क्वेश्चन में बोलना चाहता है कि एक जो मैनेजर है वो जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है उसको अंडरमाइन गाइड करता है। अंडरमाइन मतलब उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये सोचता है कि उसको ये काम करना नहीं आता। क्लियर है? उसके बाद लिखता है न्यूली अपॉइंटेड वर्कर हु बिलोंग्स टू द रिजर्व कैटेगरी। जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है खासकर उसको व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज ही इग्नोर, वो किसको इग्नोर करके चल रहा है, टू वैल्यूज को बताइए। देखो जब हमने प्रिंसिपल किए थे उन प्रिंसिपल्स में एक वर्ड आया था इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या था कि सभी जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉइज को समानता देनी है। समानता मतलब सभी को एक तरह, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये रिजर्व कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी, इस टाइप का नहीं सोचना चाहिए। तो कहता है वो किसको इग्नोर करके चल रहा था, एक तो इक्विटी आ गया और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, जस्टिस, मतलब वो न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा था अपनी कंपनी में। दोबारा से क्वेश्चन सुनो, द मैनेजर ऑफ अ कंपनी ऑलवेज अंडरमाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यूली अपॉइंटेड वर्कर, हमेशा कम उसको मेजर करके चलता था। who belongs to the reserved category, what type of the value does he ignore, वो किस टाइप की वैल्यू को इग्नोर कर रहा है, स्टेट एनी टू। दो बताओ कौन कौन सी हो सकती, एक तो इक्विटी और दूसरी क्या, जस्टिस। क्यों? क्योंकि वहां पर वो समानता का व्यवहार नहीं कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि ये पर्सन ये काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स
मार्क्स के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको करने होते हैं। तो उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, F.W. टेलर इज अ फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फाउंडर कौन है? किसने बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. टेलर ने बताया। कितने प्रिंसिपल थे? 4 प्रिंसिपल्स। फिर कहता है एम्प्लॉई एंड हिज एफिशिएंसी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द टेलर वर्क। कहता है टेलर वर्क की, टेलर जो काम कर रहा था वो किसके ऊपर काम कर रहा था? वो एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी और एम्प्लॉइज के ऊपर काम कर रहा था कि उन्हें किस तरह से काम में लाना है। जो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, तो वो किसके ऊपर चल रही थी? एम्प्लॉय एंड हिज एफिशिएंसी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टिक स्टडी हमने पढ़ी थी। तो क्या होता है इसके अंदर कि जो वर्कर्स हैं उनको टाइम टू टाइम क्या दे दिया जाता है? रेस्ट दे दिया जाता है। एग्जांपल दिया था कि मान लो हम अपने घर पर घर बनवा रहे हैं, मिस्त्री लगा रखा है, उस मिस्त्री को अगर हम एक दिन हमने क्या किया, उससे कंटिन्यू काम करवाया, बीच में उसको थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं दिया, तो वहां पर अगले दिन वो 2-3 दिन की छुट्टी पर चला गया। फिर नेक्स्ट टाइम जब उसको वो घर पर आया काम करने के लिए, तो हमने सोचा कि इसका एक 10 बजे टी ब्रेक होगा, एक 12 बजे लंच ब्रेक होगा, एक 4 बजे दोबारा से टी ब्रेक होगा। तो इस तरह उसको काम के दौरान बीच में ब्रेक देते गए, मतलब रेस्ट देते गए, जिससे हमने देखा कि काम अच्छा भी हुआ, जल्दी भी हुआ और क्या हुआ, कोई उसकी छुट्टी भी उसने नहीं मारी। तो इस तरह से वो कह रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लिखता है क्या? डिटरमाइन द अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल्स इन द कंप्लीटिंग द टास्क। कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमने एम्प्लॉय को कितना रेस्ट दिया, वो टाइम पीरियड मेजर किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज क्या करें, फटाफट काम कर सकें। तो बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए, इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केस स्टडी आपको समझाई जा रही है, तो आपके लिए ये समझो कि गोल्डन चांस चल रहा है। तो केस स्टडी समझिए कैसे करनी है। जब एग्जाम में 70% आपको दिखेगा कि केस स्टडी का ही पोर्शन आ रखा है, तो अगर आप अभी से ही स्टार्ट कर दोगे पढ़ना, तो आपके लिए आगे कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी एग्जाम में सोल्व करने के लिए। तो इसीलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें। पहले भी इससे एक केस स्टडी की वीडियो बनाई गई है, तो सोचा जा रहा है कि इसके साथ वो भी अटैच कर दी जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपकी केस स्टडी के साथ बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इनको दोबारा से रिवाइज करके इन चैप्टर्स को क्लोज करके रख सकते हो। आगे आपका बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट आएगी, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तभी तक आप इन वीडियोस पर कंटिन्यू अपना फोकस बनाए रखें। एक तो आपकी फर्स्ट यूनिट हो चुकी है मैनेजमेंट, और जो सेकंड यूनिट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही वो वाली कोशिश की जाएगी कि अटैच कर दी जाए, जिससे आपके दोनों की केस स्टडी सोल्व हो जाए। और घर पर बैठकर अपनी बुक्स में से भी केस स्टडी के क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई कीजिए, जिससे आपके लिए आसान हो जाए। ओके बच्चे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।